बात की जाएगी वीरप्पा मोइली की, जिन पर अब चुनाव आयोग का आप कह सकते हैं कि डंडा चला है। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और आज उन्होंने संकेत दिया कि जो सस्ते सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते हैं उनकी संख्या सरकार बढ़ाने के बारे में सोच रही है। 6 से बढ़ाकर 9 किए जा सकते हैं। मोइली का ये कहना भर था कि चुनाव आयोग को उनकी बात बेहद बुरी लगी। चुनाव आयोग ने तुरंत नोटिस देकर पूछा है पेट्रोलियम मंत्री से और पेट्रोलियम सचिव से कि आखिर क्यों ना माना जाए कि आप चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब सरकार ने कैश फॉर वोट की स्कीम का अनाउंसमेंट किया था, तब भी चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई थी। तो कहीं ना कहीं बुरे फंसे हैं पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ठीक 13 तारीख के मतदान के पहले। तो वीरप्पा मोइली ने सस्ते सिलेंडर देने का वादा करते हुए नजर आए, संकेत दिया। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दिया। अब कल सुबह 11 बजे तक का वक्त है उनके पास अपनी सफाई में बयान देने का। साफ तौर पर आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव आचार संहिता लागू है और पहले चरण का मतदान सिर्फ 2 दिन दूर है। आने वाले दिनों में आपको सरकार एक खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने मन बना लिया है कि जल्दी रियायती रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। No, even if you announce it now, it will not affect the state election. जो पार्टी आम लोगों को फूड सिक्योरिटी की बात करती है, भोजन के अधिकार की बात करती है, उस पार्टी ने लोगों के भोजन बनाने के अधिकार पर ही बंदिश लगा दी है, अंकुश लगा दिया है, कोटा परमिट लगा दिया है। और वो पार्टी आज कहती है जी हमने 6 कर दिया था, अब हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। लोगों के हाथ से हीरा छीन के जीरा देने की कोशिश है। आज की तारीख में एक रियायती सिलेंडर दिल्ली में जहां 410 रुपए का पड़ता है, वहीं गैर रियायती सिलेंडर के लिए दाम 883 रुपए है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। एक अनुमान के मुताबिक अगर रियायती सिलेंडरों की संख्या में 3 सिलेंडरों का इजाफा किया जाता है तो सरकार को करीब 3000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार ने बेशक सिलेंडरों की संख्या में फिलहाल इजाफा नहीं किया है, लेकिन गुजरात में चुनाव से पहले रियायती सिलेंडरों की संख्या में इजाफे के संकेत देकर निश्चित तौर पर विपक्ष को हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को न गुजरात में कोई किसी तरह का फर्क पड़ेगा और न देश में कोई फर्क पड़ेगा। विपक्ष ने आपत्ति जताई तो चुनाव आयोग ने भी सरकार को झटका दे दिया। चुनाव आयोग ने मोइली के बयान को गंभीरता से लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि गुजरात में चुनाव आचार संहिता को देखते हुए वो अपने बयानों पर सफाई दें। इसके लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक उनको वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग ने पेट्रोलियम सचिव को भी निर्देश दिया है कि सस्ते सिलेंडरों के कोटे पर वो और आगे ना बढ़ें। बेशक इस पर फैसला गुजरात चुनाव के बाद हो, लेकिन सरकार ने जनता को लॉलीपॉप तो फेंक ही दिया है। रियायती सिलेंडरों की संख्या बढ़ने का अंदाजा तो सबको पहले से ही था, लेकिन जैसे समय में सरकार ने इसके संकेत दिए हैं, उसकी टाइमिंग पर कई सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन राफेल सुल्तान के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। करीब महीने भर के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब पहले दौर का मतदान 13 तारीख को होना है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। पहले चरण में गुजरात में कुल 87 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 13 दिसंबर को वोटिंग है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन ग्राफिक्स से देख सकते हैं 87 सीटें हैं 13 दिसंबर को होने वाले मतदान में। और जिन जगहों पर चुनाव होने हैं पहले चरण में, वो गुजरात का वो हिस्सा आप नीले रंग में दिख पा रहे हैं, सौराष्ट्र का हिस्सा है और दक्षिण गुजरात का हिस्सा है। कुल 846 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे इस पहले चरण में। और जो अगर बात की जाए कि किस किस पार्टी के कितने हैं, तो बीजेपी ने सभी 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। कांग्रेस ने 84 सीटों पर, जीपीपी गुजरात परिवर्तन पार्टी ने 83 पर, बीएसपी ने 79 पर, निर्दलीय 383 कुल लड़ रहे हैं और अन्य 130 है। ऐसे 846 लोग इस बार इस पहले चरण के मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। 2007 से अगर मुकाबला किया जाए तो 2007 के चुनावों में
इन 87 में से 49 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। यानी बीजेपी के लिए कल काफी महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस के पास सिर्फ 19 सीटें थी, तो कांग्रेस को पाने के लिए बहुत कुछ है, और बीजेपी के लिए यह है कि खोया ना जाए। एनसीपी के खाते में 1 सीट आई थी, जेडीयू के खाते में भी 1 सीट आई थी, लेकिन 2007 से अगर अब की बात की जाए, निर्दलीय खाते में भी 1 सीट आई थी, तो परिसीमन हुआ इस बार गुजरात में, डिलिमिटेशन हुआ है, बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं, और इस वजह से 16 नई सीटें हैं जो पहले चरण के मतदान में सामने आने वाली हैं। 87 में से 16 नई सीटें बनी हैं। तो गुजरात का सरदार कौन में हम तो आपको बात करते हैं कि आज आखिरी दिन क्या क्या हुआ, कौन कौन से दिग्गज हैं जो जिनकी किस्मत इन 87 सीटों पर लगी हुई है। केशुभाई पटेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं जीपीपी की तरफ से, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। उसके बाद अगर बात की जाए तो शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये भावनगर ग्रामीण से सीट पर लड़ रहे हैं। गोवर्धन झड़पिया भी जीपीपी की तरफ से हैं गोंडल सीट से। अर्जुन मुंडवड़िया कांग्रेस के बड़े नेता पोरबंदर से हैं चुनावी मैदान में, और पुरुषोत्तम सोलंकी बीजेपी के नेता हैं भावनगर ग्रामीण से, ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आज आखिरी दौर के अगर मतदान के आखिरी दौर के प्रचार की अगर बात की जाए तो गुजरात में पहले दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का रहा। राहुल ने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार की एक आदमी की सरकार करार दे दिया, गुजरात के विकास पर सवाल खड़े करे और महात्मा गांधी की मिसाल देकर कांग्रेस को लोकतंत्र का पैरोकार राहुल ने बताया। उधर मोदी ने राहुल को होमवर्क करके चुनाव प्रचार में उतरने की चेतावनी दी और इतिहास की जानकारी को दुरुस्त करने की नसीहत भी दे डाली। गुजरात में आम आदमी की आवाज नहीं चलती है। आपकी जो सरकार है और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं। हम उसका गुजरात के चुनावी रण में पहली बार 2-2 हाथ करने के लिए उतरे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर किया सबसे बड़ा जुबानी हमला। गुजरात के चुनावी पिच पर राहुल ने गुजरात को महात्मा गांधी की याद दिलाई और लोकतंत्र को बचाने की अपील कर डाली। अगर मेरा राजनीति में कोई गुरु है तो वो गांधी जी है। और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, लोग सोचते हैं भैया गांधी जी की विचारधारा पुरानी है, अब नहीं चलती, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं इस विचारधारा को और उनको अपना गुरु क्यों मानता हूं। गांधी जी की विचारधारा गुजरात की विचारधारा है। लोकतंत्र है देश में, आपका काम है, आपकी सोच, आपका देन। गुजरात में आज दरेक बालक। राहुल ने मोदी पर निशाना साधा। मोदी को मानो कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया। गांधी जी ने एक अधूरी इच्छा तमें पूरी करशो। मोदी ने राहुल को हिंदुस्तान के इतिहास की जानकारी रखने की नसीहत दी। राहुल गांधी और कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद दिलाई, वो भी मोदी स्टाइल में। आज राहुल बाबा पधार्या છે। હવે જે ઘરમાં વડીલો ભૂલો કરતા હોય ત્યાં છોકરાઓ શું ના કરે, મને કહો તો ભાઈ, જો વડીલોની હાલી દશા હોય તો છોકરાઓનું શું કરે? તો મનમોહન સિંહજી જે કરી ગયા, સોનિયાબેન જે કરી ગયા, આ રાહુલ બાબાએ પણ એવું જ કર્યું। આજે એમણે ચૂંટણી સભામાં એમ કહ્યું કે હું તો ગાંધીજી સાથે નિકટથી જોડાયેલો છું। चुनावी रैली में राहुल ने केंद्र की योजनाओं की तारीफ के पुलिंद बांधे, मनरेगा का जिक्र किया, रोजगार की गारंटी स्कीम का हवाला दिया, 10 लाख बेरोजगारों का मसला उठाकर गुजरात के विकास पर सवाल खड़े किए, आदिवासियों और दलितों की दशा का मुद्दा उठाया। रैली में राहुल ने यह भी दावा किया कि आम लोगों के भले के लिए सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार ही लेकर आई। कंप्यूटर क्रांति का काम, टेलीकॉम का काम राजीव गांधी जी ने और सैम पिट्रोडा जी ने किया है। ये जो आपके हाथ में है, सैम पिट्रोडा गुजरात के हैं, इसमें भी आपका हाथ है। आप देश को
बढ़ाते हो, देश को आवाज देते हो। मनरेगा दिया हमने, रोजगार का अधिकार। राहुल ने गुजरात चुनाव में मोबाइल की गुगली डाली तो मोदी उसमें उलझने की जगह सीधा शॉट खेलते हुए दिखाई दिए। मोबाइल के बहाने मोदी ने राहुल को आम लोगों की बुनियादी जरूरतों की याद दिलाई। मैं एम कहूं कि कांग्रेस ने विजय बनाओ, कारण मारा पिताजीए लोकोना हाथમાં મોબાઈલ ફોન આપ્યો છે। મોબાઈલ ફોન બોલો ભાઈઓ જવાનીઓ, તમને રોજગાર જોઈએ કે મોબાઈલ જોઈએ? मोदी इससे पहले इतिहास की समझ को लेकर सोनिया गांधी पर भी निशाना साध चुके हैं। मोदी ने राहुल को साफ नसीहत दी कि वो आगे से होमवर्क ठीक करके गुजरात के चुनावी गदर में उतरे। इतिहास नो हांधो ना जड़तो है तमने समझवा निकले तो। અને મેં કોંગ્રેસ વાળાને કહ્યું છે, ભાઈ તમે મારા કેસમાં લેસન કરીને આવજો, નહીં તો હું 5 જ મિનિટમાં દાંત સાથે વસૂલ કરી દઈશ। मोदी अथे से ललकार रहे थे। राहुल गांधी आए, मोदी की ही शैली में उन्हें मात देने की कोशिश की। 2 पीएम इन वेटिंग की ये लड़ाई क्या रंग लाएगी, इंतजार पूरे देश को रहेगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अमिताभ सिन्हा, जामनगर, आज तक। क्या वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार में घुसने के लिए पैरवी कराई? क्या वॉलमार्ट ने रिटेल में एफडीआई के फैसले को अपने हक में करने के लिए हिंदुस्तानियों की जेबें गर्म की? अगर वॉलमार्ट ने भारत में पैसे खर्च किए तो वो किससे दिए गए? इन सवालों को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। सरकार ने बीजेपी की मांग के सामने सरेंडर करते हुए साफ कर दिया है कि वो वॉलमार्ट की लॉबिंग रिपोर्ट को लेकर जांच करवाएगी। वॉलमार्ट की लॉबिंग रिपोर्ट पर लफड़ा खत्म होता फिलहाल नहीं दिख रहा। संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, वॉलमार्ट का मामला उठा। जांच की मांग कर रही बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया। दोनों सदनों में दिन भर वॉलमार्ट का मुद्दा ही छाया रहा। बार बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठप होती रही। आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सदन को ये भरोसा दिलाया कि सरकार को मामले की जांच कराने में कोई हिचक नहीं। Government views this with as much concern with all sections of the House and has no hesitation in having an inquiry on this. सरकार के इस ऐलान का कांग्रेस सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। कमलनाथ की घोषणा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई पटरी पर तो आ गई, लेकिन लोकसभा में शोर शराबे की वजह से बार बार बैठक स्थगित होती रही। रिटेल एफडीआई को लेकर सरकार का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। पहले सरकार के रणनीतिकार इस रणनीति में उलझे रहे कि आखिर चर्चा किस नियम के तहत हो। उसके बाद वोटों का आंकड़ा जुटाने की मशक्कत चली और अब अमेरिका में वॉलमार्ट की रिपोर्ट पर भारत में जांच किस तरह की हो, इस पर हंगामा बरपा है, जो संकेत दे रहा है कि आने वाले दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ सकते हैं। सरकार ने वॉलमार्ट की लॉबिंग मामले की जांच कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह से जांच होगी। लोकसभा सांसदों ने मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग की। बीजेपी ने वॉलमार्ट मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने और 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। सवाल ये है कि किस प्रकार की जांच और कितने दिनों में वो जांच कंप्लीट होगी। आज जो सदन की भावना है उससे बचने के लिए, गुस्से से बचने के लिए वो कह दे हम जांच करवाएंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो, और आगे क्या होगा पता नहीं, किसकी जांच होगी पता नहीं। इसीलिए मैंने अपने प्रस्ताव में ये कहा था कि जांच जुडिशियल होनी चाहिए, न्यायिक जांच हो और 60 दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट आए। ये मेरा प्रस्ताव था। हम चाहेंगे कि सरकार उस पर रिस्पॉन्ड करे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बाजार का दायरा बढ़ाने के लिए, नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। फिलहाल इस बात के सबूत सामने नहीं आए हैं कि भारत में आने के लिए वॉलमार्ट ने जो 125 करोड़ रुपए खर्च किए, उससे भारत में भी क्या किसी को रिश्वत दी गई। अगर ऐसे सबूत सामने आते हैं तो किराना का यह सौदा सरकार के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। रीमा पाशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। फिलहाल सरकार मान तो गई है कि जांच कराएगी, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि क्या संसद की कार्रवाई बचे हुए एक हफ्ते में चल भी पाएगी या नहीं।